नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एडुटेरिया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को यह कवर करता है। हमने जो है हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और हिस्ट्री के सेट नंबर 1 को जो है कंप्लीट कर लिया है। सेट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है, वहीं हम सेट 2 को भी पढ़ रहे हैं और सेट 2 के 34 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। अभी हम 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन किससे पूछे हुए हैं? तो क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो ये जो है फैसला किस गवर्नर जनरल के द्वारा लिया गया है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लिया गया है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह निर्णय लिया गया, यह फैसला लिया गया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। और ये फैसला कब लिया गया है? तो 1856 में लिया गया। 1856 में जो है ये निर्णय लिया गया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर जो है कब से कब तक की मुगल बादशाह रहे हैं। तो 1837 से लेकर के 1857 तक जो है बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह रहे हैं। और बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह, इनको द्वितीय भी कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट हुए इस तरह से। और बहादुर शाह जफर के बारे में आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि बहादुर शाह जफर जब मुगल सम्राट थे तो उसी के समय जो है जो मशहूर शायर हुए मिर्जा गालिब जो है उसी समय थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा, तो मुझे याद आ गया। तो मिर्जा गालिब किसके समय थे? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय के समय मिर्जा गालिब थे। और वहीं जो है बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति को जो है एक तरह से नेता के रूप में इनको घोषित भी किया गया था, या यूं कहें कि बहादुर शाह जफर के समय ही जो है 1857 की जो क्रांति हुई है, 1857 की क्रांति, तो ये भी बहादुर शाह जफर के टाइम में हुई है। तो इतना पॉइंट आप बहादुर शाह जफर के बारे में याद रखेंगे। वहीं जो है ऑप्शन में कुछ जो है गवर्नर जनरल दिया हुआ है, तो उसका आप जो है याद रखेंगे कि वो कब से कब तक गवर्नर जनरल जो है ये लोग रहे हैं। इस वजह से याद रखेंगे क्योंकि गवर्नर जनरल से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रहता ही है, तो आप बार बार देखते रहेंगे तो उस तरह से जो है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी गवर्नर जनरल आए तब उसका एक बार देख लीजिए कि वो कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा है और उसने क्या क्या काम किया है, तो वो रिविजन होते जाता है, अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा है? तो ये 1774 से 85 तक रहा है। वहीं जो है लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रहा है? तो ये 1856 से लेकर के 1862 तक गवर्नर जनरल रहा है। और कैनिंग के समय ही जो है, जो कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, और इस भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान किया जाता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसे अब वाइसराय कहा जाने लगता है। उसे अब क्या कहा जाने लगता है? वाइसराय। तो इस तरह से भारत का प्रथम वाइसराय कौन होता है? तो यही कैनिंग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम वाइसराय जो है कौन है? कैनिंग है। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत का अंतिम लास्ट जो है गवर्नर जनरल कौन है? तो ये भी कैनिंग है, क्योंकि इसी पोस्ट को समाप्त करके जो है भारत का वाइसराय का पोस्ट क्रिएट किया जाता है इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो इसलिए दोनों इसमें आंसर कैनिंग ही हो जाएगा। और कैनिंग से एक क्वेश्चन आप और याद रखेंगे कि कैनिंग के समय ही जो है 1857 की क्रांति भी हुई है। क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? तो यही कैनिंग था। ये भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। वहीं डफरिन का गवर्नर जनरल का टाइम अगर आप देखें तो 1884 से 1888 के बीच में है। और इसी समय जो है 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी होती है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है, जो कि 1885 में हुआ है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। वहीं डी नंबर जो ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा है? तो ये 1876 से 1880 के बीच में रहा है। तो इतना कुछ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी द्वारा जो है भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? सत्य कथन का चयन करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा था, उसी प्रोत्साहन के क्रम में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो पहला कथन क्या है कि 1830 के बाद कंपनी
ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। तो ये कथन सही है। वहीं दूसरा कथन क्या है कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो ये भी कथन सही है, सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो है फांसी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी तो फांसी देने के पीछे रीजन था कि चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में मंगल पांडे की जो छावनी थी वो विरोध कर रही थी। तो मंगल पांडे के छावनी का आप नाम याद रखेंगे कि ये कहाँ के सिपाही थे? तो बैरकपुर छावनी के ये सिपाही थे जो कि बंगाल में पड़ता है। और ये जो है इनकी छावनी कभी कभी पूछ देता है कि किस नंबर की थी। 34वीं नंबर की छावनी थी। 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे बंगाल में। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और इन्होंने जो है 29 मार्च 1857 को जो है चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध स्वरूप जो है इन्होंने वहाँ के जो अफसर थे उन पर हमला कर दिया। उस हमले में जो लेफ्टिनेंट बाग और एक जनरल ह्यूसन था उनकी जो हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई। तो इसी के आरोप में इनको फांसी की सजा दी गई मंगल पांडे को। तो फांसी की सजा कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से ही है कि 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ है उस विद्रोह में कहाँ से किन्होंने नेतृत्व किया उसका मिलान करना है। तो 1857 के विद्रोह में जो प्रमुख नेता थे नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, वहीं वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे। तो ये सब जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो नाना साहब जो है कहाँ से थे? तो नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। तो एक का बी हो जाएगा। वहीं बिरजिस कद्र जो है कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? लखनऊ से। 2 का ए हो जाएगा। तो 1 का बी 2 का ए किस में है? सी में भी है, डी में भी है। तो आंसर डी है। तो 1 का बी 2 का ए, वहाँ 3 का सी रानी अवंतीबाई लोधी जो है राजगढ़ से नेतृत्व कर रही थी। या रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से नेतृत्व कर रही थी। तो 4 का डी हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो आप 1857 के विद्रोह के बारे में 1-2 पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ से होता है? तो 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ मेरठ से होता है। और इसका डेट क्या है? तो 10 मई 1857 को जो है मेरठ से 1857 के विद्रोह या 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। और 1857 के विद्रोह के संबंध में एक स्टेटमेंट बीपीएससी के द्वारा लगभग पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में आरसी रमेश चंद्र मजूमदार ने एक कथन कहा है। इस कथन से जो है पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। कथन क्या कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था वो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा गया। लेकिन इस प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आरसी मजूमदार ने कहा है कि ना तो ये प्रथम विद्रोह था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह का जो है कुछ स्टेटमेंट आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है। वहीं बीडी सावरकर ने पुस्तक लिखी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में जो है बीडी सावरकर के द्वारा जो है 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। तो जब पूछेगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो बीडी सावरकर ने। और कुछ जो है अटपटा सा कुछ जो स्टेटमेंट है वो आरसी मजूमदार के द्वारा जो है कहा गया है। वहीं आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि लखनऊ में विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो लखनऊ में जो है विद्रोह को दबाने का काम जो अंग्रेज अफसर था वो कॉलिन कैंपबेल था।
कॉलिन कैंपबेल के द्वारा जो है विद्रोह को दबाने का काम किया गया है। वहीं कानपुर में भी यही कैंपबेल के द्वारा ही विद्रोह को दबाने का काम किया गया है, जबकि झांसी में विद्रोह को दबाने का काम जो है हीरोज के द्वारा किया गया है। इतना कुछ आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है उसी से रिलेटेड है। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। तो चूंकि बहादुर शाह जफर ने भी 1857 की क्रांति को एक तरह से सपोर्ट दिया था, तो उस हम कह सकते हैं कि उससे आक्रोशित होकर के हम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित करके रंगून के जेल में भेजा। तो बट उनकी मृत्यु जो है यहाँ 1861 में नहीं होती है, बल्कि उनकी मृत्यु जो है 1862 में होती है। उनकी मृत्यु वहीं रंगून के ही जेल में होती है, लेकिन 1862 में होती है। तो ये इसलिए कथन एक गलत हो गया। वहीं कथन दूसरा क्या है कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये कथन सही है। वहीं तीसरा कथन क्या है कि तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। तो ये कथन भी सही है। हालांकि बाद में उनके एक साथी ने उनको धोखा दे दिया, तात्या टोपे को, और उस धोखे के कारण जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उन्हें फांसी पर लटका दिया। दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो केवल 2 और 3 सही है। एक कथन तुमने देखा ही गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए और सत्य कथन का चयन करना। पहला कथन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। तो ये कथन सही है। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत जो है बहुत कुछ व्यवस्था की गई। उसी व्यवस्था में ये भी शामिल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, एक क्राउन का प्रतिनिधि बना करके, और साथ ही जो है एक भारत परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया। जो डलहौजी के द्वारा जो है व्यक्तिगत, हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो अपनाया गया था 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत किसके द्वारा अपनाया गया है? डलहौजी के द्वारा अपनाया गया है, जिसका बारिश नहीं होता था, पुरुष बारिश नहीं होता था, तो उसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम कर लिया जाता था उस राजा के राज्य को। तो इस वजह से व्यक्तिगत के सिद्धांत को भी जो है त्याग दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और जो है साथ ही जो है स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तो तीसरा कथन भी सही है। सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में शासन व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है भारत सरकार अधिनियम यही 1858 को पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत जो है ये सारी व्यवस्था की गई, ताकि भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का शासन ठीक से चलाया जा सके। और 1857 की क्रांति के बाद एक पॉइंट पर याद रखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है सेना में सुधार के लिए, फिर सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। और इस पील कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही जो है जो ब्रिटिश या यूरोपियन सैनिक थे उनका अनुपात बढ़ा दिया गया, यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ा दिया गया जो कि भारतीय सैनिकों की तुलना में। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति का एक प्रभाव ये भी हुआ कि सेना का पुनर्गठन किया गया और पील कमीशन का गठन किया गया, और पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुई? तो बनारस में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किस गवर्नर
जनरल के शासन काल में हुई है, तो ये कार्नवालिस के शासन काल में हुई है। और कार्नवालिस का शासन काल हमने कल भी पढ़ा था, कब से कब तक है, 1786 से 1793 तक कार्नवालिस का शासन काल होता है। वहीं जो है 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है इस कार्नवालिस के शासन काल में की जाती है, ताकि जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है उसकी शिक्षा दी जा सके और जो कि जिससे कि देश का शासन प्रशासन चलाने में मदद मिल सके। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, कार्नवालिस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जो है कब पारित किया गया है, तो 1835 में पारित किया गया। इसको मैकाले मिनट भी कहा जाता है। 1835 के जो अधिनियम है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, इसको मैकाले मिनट भी कहा जाता है। ये 1835 में लागू किया गया। इसलिए लागू किया गया ताकि अंग्रेजी को जो है, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का, हायर स्टडीज का जो है माध्यम बनाया जा सके। और साथ ही जो कोलकाता और में मदरसा, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जा रही थी ताकि प्राच्यवादी संस्था को प्रोत्साहन दिया जा सके, तो उसको जो है कम से कम प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी यहाँ पर जो है कहा गया इस मैकाले मिनट के द्वारा। 1854 का वुड्स डिस्पैच, ये भी जो है शिक्षा संबंधी सुधार से ही रिलेटेड है कि 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो 1854 का जो वुड डिस्पैच लाया गया है, तो उसमें क्या क्या बातें थी। पहला कथन है कि वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। तो ये कथन सही है, ये इस 1854 के वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। दूसरा कथन क्या है कि वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तो शिक्षा विभाग, सरकारी विभाग का गठन किया गया शिक्षा संबंधी सुधार के लिए, ताकि शिक्षा पर भी सरकार का नियंत्रण हो सके। ये 1854 के वुड के डिस्पैच में ही व्यवस्था की गई। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। 1854 के वुड डिस्पैच में एक तरह से अंग्रेजी शिक्षा को जो है प्रोत्साहन देने का काम किया गया, इसको बढ़ाने का काम किया गया। और कहा गया कि यदि हम अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं तो इससे व्यवहारिक लाभ जो कि आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकता है, ये इसमें बताया गया। तो तीसरा कथन भी क्या है, सही है। और 1854 के वुड डिस्पैच के माध्यम से जो है विश्वविद्यालय आयोग, जो भी हम विश्वविद्यालय देखते हैं, तो विश्वविद्यालय की भी बनाने की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था विकसित की जा सके, इसके लिए विविध कदम उठाए गए 1854 के वुड डिस्पैच में। तीनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि लास्ट है आज का। महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो महात्मा गांधी के जो शिक्षा संबंधी विचार थे वो क्या थे। तो पहला कथन है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। तो पहला कथन क्या है, पहला कथन सही है कि अंग्रेजी शिक्षा के ये खिलाफ थे। और दूसरा कथन क्या है कि उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें सामाजिक परिवेश से काट देगी। तो ये भी इनकी सोच थी, इनका कहना था। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। उनका ये कहना था कि सिर्फ पढ़ने और लिखने की क्षमता पाले तो उसी को हम शिक्षा नहीं कहेंगे, बल्कि शिक्षा का एक जो है उद्देश्य नैतिक उत्थान भी होता है। तो इसलिए कथन 3 जो है ये भी सही है। सत्य कथन ही पूछ रहा था, तुम्हारा आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो इस तरह से हमने अभी 10 क्वेश्चन को पढ़ा। फिर हम अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे कि वीडियो और जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का भी काम करें, और जो है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।